सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में, जहाँ पर हम नेशनलिज्म को कवर करने जा रहे हैं। तो आज जो हमारी वीडियो है वो है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसमें हम पूरे टॉपिक की एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन होता क्या है। साथ ही साथ हम लोग एक पर्टिकुलर केस स्टडी को भी समझेंगे। ये पूरा टॉपिक करने के बाद हम इस पर्टिकुलर केस स्टडी को समझेंगे कि बास्क की केस स्टडी क्या है, वहाँ के लोग क्यों नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि ऑलरेडी जो टॉपिक है हमारा नेशनलिज्म, उसकी दो टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नेशनलिज्म और दूसरा टॉपिक है नेशन एंड नेशनलिज्म। तो ये जो दो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखा है। तो अगर आपने वो अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल और वहाँ पर आपको वो जो वीडियोज़ है वो मिल जाएगी। तभी आप ये जो आज की वीडियो है उसमें जो हम चीज़ें समझने जा रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो बिना देर करे शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि हम अपने आप को खुद गवर्न करना चाहते हैं और साथ ही साथ हमारा जो फ्यूचर डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, हम कैसे अपने कंट्री को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, कैसे अपनी कंट्री को गवर्न करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम खुद ही तय करना चाहते हैं। तो जब भी कोई कंट्री ऐसा चाहती है कि वो अपनी अपने डेवलपमेंट को डिसाइड करे, अपने आप को गवर्न कैसे करना है वो खुद डिसाइड करे, तो उस पर्टिकुलर राइट को हम सिंपल सी आसान सी भाषा में कह देते हैं कि वो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड पोर्शन में जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है ये डेफिनेशन है सीधी सीधी। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन आता है कभी भी एग्जाम में कि व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो आप सिंपलिस्टिक तरीके से इसको यूज़ करते हुए अपने आंसर को आप लिख सकते हो। ठीक है, सो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन्स दैट नेशंस दे सीक द राइट टू गवर्न देमसेल्व्स एंड डिटरमाइन देयर फ्यूचर डेवलपमेंट। ठीक है, सिंपल सी ये इसका मीनिंग है। अब क्या होता है कि जब भी हम नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन एक बार ले लेते हैं, अपनी आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर लेते हैं, अपना एक अलग स्टेट बना लेते हैं, उसके बाद हम ये कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट को पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज करे। जैसा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ कि जब साउथ सूडान 2011 में बनता है सूडान से अलग होकर, तो फिर साउथ सूडान ने ये कोशिश करी कि पूरी की पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जैसे यूनाइटेड नेशंस और बड़े बड़े कंट्रीज़, बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ उसको रिकॉग्नाइज़ करे ताकि पूरी दुनिया को समझ में आए कि एक नया राष्ट्र आया है, एक नया नेशन आया है जो कि है साउथ सूडान। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक डिस्टिंक्टिव पॉलिटिकल एंटिटी की या नया स्टेट बनाने की, तो अलग अलग तरीके से जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं स्टेट की। कुछ कल्चर के बेसिस पर करते हैं कि हमारा कल्चर आपके कल्चर से अलग है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर हमारा एक अलग स्टेट बन जाए। ठीक है, तो कुछ कल्चर के बेसिस पर बनाना चाहते हैं और कुछ ये चाहते हैं कि क्योंकि हम एक अलग कल्चर के लोग हैं और हमारा कल्चर हम चाहते हैं कि हम उसको और ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखें, हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड वी फील कि क्योंकि अभी हम आपके यहाँ पर रहते हैं और हमारा कल्चर हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं लगता, तो क्योंकि हमें प्रोटेक्टेड नहीं लगता तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा कंट्री अलग हो जाए, हम एक अलग स्टेट बना लें ताकि हमारा कल्चर प्रोटेक्टेड हो सके। ये जो मैंने अभी पॉइंट बताई कि कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ कंट्रीज़ डिमांड करती है एक डिफरेंट स्टेट की, तो उसका एक सर्टेन एग्जाम्पल है जो हम समझेंगे। अभी पूरा का पूरा जो यूरोप का एग्जाम्पल है उसकी केस स्टडी को समझ करके हम यही समझेंगे। तो देखो यूरोप में क्या हुआ, सिंपलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बस लिंक करते चलना चीज़ों को। यूरोप में क्या हुआ है कि यूरोप में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था 1918 में, तो ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज ने कोशिश ये करी कि जो अलग अलग स्टेट्स की डिमांड उठ रही थी उस स्टेट्स की डिमांड को मीट किया जाए। और स्टेट्स की डिमांड किस बेसिस पर उठ रही थी? वहाँ पर डिमांड ये उठ रहा था कि एक कल्चर एक स्टेट होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई स्टेट बन रहा है तो उसका एक ही कल्चर होना चाहिए। वन स्टेट शुड हैव वन कल्चर ओनली। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पर डिमांड उठने लगी
और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद कोशिश यही करी गई कि जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो बने इसी बेसिस पर कि एक स्टेट अगर बन रहा है तो उसमें एक कल्चर रहता है। ठीक है, पूरी पूरी कोशिश इस तरीके से करी गई। पर क्या वाकई में ये कोशिश पूर्ण तरीके से सफल हुई? ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जब इस तरीके से स्टेट का क्रिएशन करा गया तो बहुत सारी हमारे सामने समस्याएं आई। क्या क्या समस्याएं आई? पहली बड़ी बात, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ लोगों का। ठीक है, मास माइग्रेशन होने लगा अक्रॉस द स्टेट बाउंड्रीज। ठीक, आप उसी तरीके से रिकॉल कर सकते हो, जब इंडिया का डिवीजन हुआ था तो क्या हुआ था? बहुत सारे लोग जो भारत में रह रहे थे वो पाकिस्तान गए, माइग्रेशन हुआ। पाकिस्तान से लोग भारत में आए, माइग्रेशन हुआ। ठीक है, कितनी ज़्यादा दिक्कतें हुई। दूसरी बड़ी बात, दूसरी बड़ी समस्या थी डिस्प्लेसमेंट की। लोगों को अपना सब कुछ छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाना था। ठीक है, तीसरी बड़ी बात क्या हुई? तीसरी बड़ी बात ये हुई कि उनको अपनी ज़मीन तक छोड़नी पड़ी जो उन्होंने जनरेशन से जहाँ पर वो रह रहे थे, जिस टेरिटरी में वो रह रहे थे, वो सब कुछ छोड़ करके एक दूसरे देश में जाना पड़ा। ठीक है, चौथी बड़ी बात कि जब ये चीज़ें चल रही थी यूरोप में तो फिर क्या हुआ? कम्युनल वायलेंस भी बहुत ज़्यादा हुआ। आप ठीक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो कि इंडिया में जब पार्टीशन हुआ था तो किस तरीके से कितने बड़े स्तर पर वायलेंस हुआ, कम्युनल वायलेंस। ठीक उसी तरीके से सेम टू सेम चीज़ जब स्टेट की बॉर्डर को रीऑर्गेनाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ वन सिंपल प्रिंसिपल दैट वन कल्चर विल बी देयर इन वन स्टेट, उस बेसिस की वजह से इतनी सारी ह्यूमन के सामने क्राइसिस फेस करना पड़ा ह्यूमन को। ठीक है, इसका परिणाम भी हम देखेंगे कि क्या वाकई में जब स्टेट का बाउंड्रीज रीड्रॉ हुआ तो क्या हर स्टेट में केवल एक ही कल्चर था या कुछ माइनॉरिटीज़ भी वहाँ पर रह रही थी? उस चीज़ को भी हम डील करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा एक बड़ा प्राइस पे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो कल्चरली डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़ थी वो हर कोई कोशिश ये कर रहा था कि उसका सेपरेट नेशन स्टेट बने। बट हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाया ये इंश्योर करना कि इवन अगर एक नया स्टेट बन रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल वन स्टेट वन कल्चर, तब भी उस नए स्टेट में भी केवल एक एथनिक कम्युनिटी हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाया। अगर एक वहाँ पर मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, तो वहाँ पर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी भी थी। ठीक है, तो रिकॉल करो कि आखिरकार हम लोगों ने ये जो चीज़ें थी, ये जो हम सेपरेट नेशन स्टेट की डिमांड कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि कुछ ग्रुप्स चाहते थे कि भाई हम अभी जिस कंट्री में है ना, हम प्रोटेक्टेड फील नहीं करते। हम ये सोच रहे हैं कि हमारा कल्चर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा एक अलग से स्टेट बन जाए। तो ठीक है, अलग से स्टेट दे भी दिया आपको। अब जहाँ पर आपका एक अलग स्टेट बन गया तो वहाँ पर आप तो मेजॉरिटी में हो, लेकिन वहाँ पर आपके साथ साथ में कुछ और कल्चर के लोग भी हैं। ठीक है, कुछ और एथनिसिटी के लोग भी हैं। तो तब भी वो जो प्रिंसिपल था हमारा वन स्टेट वन कल्चर का, वो प्रिंसिपल तो अभी भी वैसा का वैसा रियलाइज़ हो ही नहीं पाया। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिले। जब भारत में लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड उठी, क्या उठी थी डिमांड? रिकॉल करो। डिमांड ये उठी थी कि भारत में अगर डिवीज़न होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न होगा, लिंग्विस्टिक लाइंस पर अगर डिवीज़न होगा, स्टेट क्रिएट करे जाएंगे, तो प्रिंसिपल ये होगा कि एक लैंग्वेज एक स्टेट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा डिमांड उठी थी। आंध्र प्रदेश में भी ये डिमांड उठी थी, वहाँ से चीज़ें कंटिन्यू हुई, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन होना चालू हुआ। बट क्या हम ये इंश्योर कर पाए कि एक लैंग्वेज हो एक ही स्टेट में, एक स्टेट में केवल एक लैंग्वेज हो? क्या इस चीज़ को हम इंश्योर कर पाए? नहीं इंश्योर कर पाए। क्योंकि आप अगर एग्जाम्पल ले लो तमिलनाडु का, वहाँ पर अगर तमिलियंस है, तमिल भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मलयालम बोलने वाले भी हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग कन्नड़ बोलने वाले भी रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग तेलुगु बोलने वाले भी रहते हैं। मतलब क्या है? तमिलियंस तो तमिल में मेजॉरिटी कम्युनिटी है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस, लेकिन बाकी आसपास की जो कम्युनिटीज़ है वो सभी माइनॉरिटीज़ है इन टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस। ठीक है, इससे हमने ये चीज़ ड्रॉ करी है कि हम कितना भी डिवाइड करने की कोशिश कर ले अपने आप को, हम कभी भी इस तरीके से इंश्योर नहीं कर सकते कि कंप्लीटली एक रीजन में एक ही कल्चरल या एक ही एथनिसिटी के लोग रहे। वहाँ पक्का कुछ ना कुछ दूसरी माइनॉरिटीज़ के, दूसरी कल्चर या दूसरी एथनिसिटी के लोग आ ही जाते हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी ही इतनी ज़्यादा है। ठीक है, इस चीज़ से हमने ये चीज़ ड्रॉ करी है, ये प्रिंसिपल
हम लोगों ने समझा है। अब देखो इसके अंदर और क्या क्या समस्याएं आई, लोगों को परेशानियां हुई, वायलेंस हुआ, कम्युनल वायलेंस हुआ, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, सब कुछ तो हुआ यूरोप में उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल की वजह से कि एक कल्चर एक स्टेट। लेकिन और क्या क्या समस्याएं आई, जब हमने देखा कि माइनॉरिटीज़ भी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, जो अभी नए स्टेट बने हैं वहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ है, तो वो जो समस्याएं थी कल्चर के प्रोटेक्शन की, अब वो उनकी माइनॉरिटीज़ के सामने आने लगी। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स थी यहाँ पर अकोमोडेटिंग माइनॉरिटीज़ एज इक्वल सिटीजन्स, वो प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी ही रही, डिस्पाइट द फैक्ट कि नए स्टेट बन गए, वन कल्चर वन स्टेट बन गया। लेकिन माइनॉरिटीज़ के साथ में जो इक्वल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए था वो तो उन राज्यों में भी नहीं हो पा रहा है जो अभी अभी नए राज्य बने हैं, इस पर्टिकुलर क्लेम के साथ कि हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, है ना। तो इससे हमने क्या समझा, इससे हमने यही चीज़ समझा है कि स्टेट को तोड़ते रहना छोटे 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 टुकड़ों में अपने कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए सॉल्यूशन नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ब्रेक करते चलोगे, आपके जो आप नया स्टेट बनाने की कोशिश करोगे उसमें फिर भी कुछ ना कुछ और सर्टेन कम्युनिटीज़ रहेंगी वहाँ पर, उनकी कल्चर अलग हो सकते हैं, उनकी एथनिसिटी अलग हो सकती है। ये बहुत सिंपल सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को एग्जाम्पल से समझ में आई। ठीक है, अब इतने सारे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट तो समझ लिए कि स्टेटहुड के क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, सेल्फ डिटर्मिनेशन में क्या क्या नेगेटिव कॉनोटेशन है, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस तो हम लोगों ने समझ ली, लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि इट ग्रांटेड पॉलिटिकल रिकग्निशन टू द ग्रुप्स हु सॉ देमसेल्व्स एज डिस्टिंक्ट नेशन। ठीक है, मतलब ये है कि जो यूरोप की कंट्रीज़ वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के बाद ऐसा डिमांड कर रही थी कि हमें अपना कल्चर का प्रोटेक्शन करना है और हम चाहते हैं कि वन कल्चर वन स्टेट होना चाहिए, तो जब उनको ये राइट मिल गया, स्टेट की बाउंड्रीज इस तरीके से ड्रॉ कर दी गई, तो जिनको गवर्नेंस, जिनको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिली, वो क्या हो गए, वो अपने आप को डिटरमाइन करना उन्होंने चालू कर दिया। मतलब उनको अपना जो आइडिया था कि डिस्टिंक्ट नेशन उनको मिलना चाहिए, वो उनको मिल गया। वो अपने आप को पॉलिटिकली गवर्न कर सकते थे, अपने आप जो इंडिपेंडेंस वो चाहते थे कि उनको इंडिपेंडेंस मिले एक बड़े राज्य से, तो वो बड़े राज्य से छोटे राज्य में तब्दील हो गए और वो अपने आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट तो बन गए, उनको पॉलिटिकल राइट तो मिल गया, है ना। ये चीज़ तो उनको कम से कम मिल गई कि वो अपॉर्चुनिटी चाहते थे खुद को गवर्न करने की, वो नहीं चाहते थे कि उस बड़े कंट्री का पार्ट वो बना रहे, वो बने रहे, तो वो चीज़ तो उनको मिल गई। ठीक है, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं उनको मिल तो गया इस तरीके से। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन मिल तो गया, लेकिन जो प्रॉब्लम थी माइनॉरिटीज़ की, जो प्रॉब्लम थी माइनॉरिटीज़ को जो इक्वल सिटीज़न बनाने की जो समस्या थी, वो अभी भी वैसी की वैसी ही है। ठीक है, इस चीज़ को हम और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे आने वाले जो हमारे कुछ पैराग्राफ्स हैं उसमें। ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के कुछ सर्टन लिमिटेशंस पढ़े और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी पढ़ा। अब हम नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन को एक अलग तरीके से समझते हैं। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट होता है उसको हम असर्ट करते हैं एक अलग तरीके से, और वो होता है नेशनल लिबरेशन मूवमेंट। जब हम अपनी कंट्री की लिबरेशन के लिए मूवमेंट करते हैं, जैसे एशिया में हुआ, अफ्रीका में हुआ, तो ये सारी चीज़ें भी नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन में आती है। अब नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या है? नेशनलिस्ट मूवमेंट है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस गेन करने की एक पर्टिकुलर मूवमेंट। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए ताकि हमें डिग्निटी मिल सके, ठीक है, हमें रिकॉग्निशन मिल सके, हमें आज़ादी मिल सके हमारे कॉलोनाइज़र से, ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी मिल सके, फ्रेंच से आज़ादी मिल सके। अगर कोई हमें इस तरीके से कॉलोनाइज़ करे तो सबसे आज़ादी हमें चाहिए, और जब हमें आज़ादी मिलेगी तभी तो हम अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को अटेन कर पाएंगे, एज अ नेशन ग्रो कर पाएंगे। कब? जब हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलेगी। तो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट जो थी वो इंस्पायर हो रही थी एक पर्टिकुलर गोल से कि जब हम आज़ादी ले लेंगे तो हम जस्टिस लेकर आएंगे अपनी कंट्री में, हम अपने लोगों को राइट्स देंगे, हम अपने नेशन को प्रॉस्पेरस बनाएंगे, हम अपने नेशन को ग्रो करवाएंगे, हम अपने नेशन को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम लोगों ने अपनी नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स लड़ी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हम दूसरा एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं कि नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन को नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है। ठीक है, अब
यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ कि जब हमने देखा कि कॉलोनीज़ में भी लड़ाई हुई, कॉलोनीज़ ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई तो लड़ी, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आई। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? इसमें प्रॉब्लम आई एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। कौन सी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन? एक विरोधाभास यहाँ पर उत्पन्न हुआ इन सभी कंट्रीज़ में कि जो नेशन स्टेट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस गेन करना चाहते थे ब्रिटिशर्स से या किसी भी कॉलोनाइजर्स से, अपनी इंडिपेंडेंस को गेन करना चाहते थे, अब वहाँ पर कुछ नई माइनॉरिटीज़ जो उन्हीं कंट्रीज़ में रहती है, वो माइनॉरिटीज़ इंडिपेंडेंस चाहती है अब उन पर्टिकुलर स्टेट से। नहीं आया समझ में? इसको इस तरीके से समझो, इसका एक एग्जांपल समझाती हूँ। पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, पाकिस्तान ने अब एक अलग स्टेट बना लिया, पाकिस्तान बन गया धर्म के आधार पर। अब पाकिस्तान में भी तो माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, पाकिस्तान में भी धीरे धीरे क्या हुआ, आज के टाइम में आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इस चीज़ को देखते भी होंगे कि जिस पाकिस्तान को आज़ादी मिली, एक तरीके से इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ तो जा करके पाकिस्तान को एक तरीके से आज़ादी मिली, ठीक है। खैर उसने आज़ादी तो हमसे लड़ के ली, तो भारत ने आज़ादी लड़ी थी, लेकिन मिला पाकिस्तान अलग बन गया। अब पाकिस्तान अलग तो बन गया, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, जो अपने आप को पाकिस्तान नहीं मानते हैं, अपने आप को पाकिस्तानी आइडेंटिटीज़ के साथ जोड़ करके नहीं देखते हैं, तो वो आज के टाइम में वहाँ पर डिमांड उठा रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है बलूचिस्तान। पाकिस्तान में लगातार जो बलूच आर्मी है, जो अपने आप को एक अलग नेशन के तौर पर देखती है कि हमें पाकिस्तान में वो राइट्स नहीं मिल रहे, हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस किया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें आज से नेशन, अलग नेशन चाहिए, एक अलग स्टेट चाहिए, एक स्टेटहुड की डिमांड, राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड बलूचिस्तान में उठ चुकी है। ठीक उसी तरीके से आप ये चीज़ श्रीलंका के एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका ने आज़ादी ली, लड़के आज़ादी ली, ठीक है, इंडिपेंडेंस गेन करी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ की जो तमिल कम्युनिटी है, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, उन्होंने फिर वो अपने अपने ही स्टेट और अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आज़ादी चाहते थे, वो चाहते थे कि श्रीलंका से अलग हो करके वो एक तमिल एल्लम नाम का जो स्टेट है वो बनाए, ठीक है। ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है। तो क्या समझ में आया? इससे हमने पैराडॉक्स समझा। अब मैं दोबारा से उसी चीज़ पर लेकर आती हूँ कि ये है पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, कि पहले जो कंट्रीज़ खुद की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही है, अब उनके सामने उनकी माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ उसी कंट्री में रहती है, वो लड़ रही है उन पर्टिकुलर कंट्री से कि हमें एक अलग स्टेट दे दो, ठीक है। वो डिमांड कर रही है अब राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ अपने आप को जोड़कर नहीं देख पा रही है। तमिल्स नहीं मान पा रहे हैं कि अपने आप को कि हाँ वो श्रीलंका का पार्ट है। बलोच के जो लोग हैं वो अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट नहीं मानते हैं, वो नहीं जोड़ पा रहे पाकिस्तानी आइडेंटिटी के साथ, अपने पाकिस्तानी आइडेंटिटी के साथ में खुद को, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने समझी। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या समझना है? अब हम लोगों को समझना है कि हम लोगों ने इस तरीके से दो एस्पेक्ट को समझ लिया कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है। हमने यूरोप का एग्जाम्पल पढ़ा, वन स्टेट वन कल्चर का एग्जाम्पल पढ़ा, साथ ही साथ में हम लोगों ने नेशनलिस्ट मूवमेंट को भी समझा कि कैसे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की वजह से बहुत सारे नेशन आज़ाद हुए। अब यहाँ पर ये जो डिलेमा है ना, हम नेशनलिज्म इसीलिए पढ़ रहे हैं, हम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन आज के टाइम में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड लगातार उठाई जा रही है, ठीक है। और जितने भी स्टेट है वो इसी पर्टिकुलर चैलेंज के साथ डील कर रहे हैं कि भाई कैसे कैसे हम ये जो नई नई डिमांड उठ रही है कि हमें अलग राज्य दे दो, हमें अलग राज्य दे दो, कैसे डील करेंगे उसके साथ? ऐसे तो देश के टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है आज के टाइम में, ठीक है। तो रियलाइज़ क्या किया गया है? रियलाइज़ ये किया गया है कि जो सोल्यूशन है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का, वो सोल्यूशन नए स्टेट्स बनाने में नहीं है, ठीक है। कब तक तोड़ोगे स्टेट्स को? कितने टुकड़ों में तोड़ोगे? किस किस नेशनलिटीज़ के बेसिस पर तोड़ोगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी एक कल्चर के बेसिस पर कोई एक स्टेट बनाएंगे ना, तो उसमें भी एक अलग माइनॉरिटीज़ आ जाएगी, और फिर कल कुछ समय के बाद 50 साल के बाद वो माइनॉरिटी बोलेगी कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टेट से अलग करो। फिर उस माइनॉरिटीज़ में भी कुछ माइनॉरिटीज़ और होंगी,
जब उस माइनॉरिटी का एक अलग स्टेट बन जाएगा तो वहाँ से कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, फिर वो लोग बोलने लगेंगे कि हमें एक अलग स्टेट दे दो। तो कब तक ऐसे टुकड़े टुकड़े में हम लोग पूरे के पूरे देश को तोड़ते रहेंगे? तो सोल्यूशन ये नहीं है कि हम अलग स्टेट दे दें। तो सोल्यूशन क्या है फिर? सोल्यूशन है डेमोक्रेटिक तरीका। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? ज़्यादा डेमोक्रेटिक तरीके से, ज़्यादा इक्वालिटी के तरीके से हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी कंट्री की माइनॉरिटीज़, कल्चरल माइनॉरिटीज़, हम उनको राइट्स दें, हम उनको प्रोटेक्ट करें, ताकि वो फील कर सके कि येस दे आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, और उनको स्टेट की तरफ ना जाना पड़े, उनको नए स्टेट की डिमांड ना करनी पड़े। ठीक है, इसीलिए डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट वे, मोर डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन टू डील विद सच काइंड ऑफ सेपरेटिस्ट डिमांड। ठीक है, अगर सेपरेटिस्ट डिमांड उठ रही है तो डेमोक्रेसी के तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम अलग अलग राइट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, कुछ स्पेशल राइट्स देंगे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो वो क्या करेंगे? वो अपने आप को उसी कंट्री का पार्ट मानेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि डिफरेंट कल्चरल और एथनिक कम्युनिटीज़, डिफरेंट कल्चरल और एथनिक आइडेंटिटीज़ के जो लोग हैं वो एक साथ रह पाएंगे, एक साथ एज अ पार्टनर रह पाएंगे, और एक साथ वो मानेंगे कि हाँ, अगर मैं इक्वल हूँ तो फिर दूसरी कम्युनिटी भी इक्वल है, क्योंकि अगर मुझे राइट्स मिल रहे हैं तो दूसरी कम्युनिटीज़ को भी राइट्स मिल रहे हैं, और किसी भी कम्युनिटी के साथ, किसी भी कल्चर के साथ डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, हम सभी बराबर हैं और हम सभी इस राष्ट्र की पहचान के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गई बात? ये सिंपल सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बाद हम केस स्टडी को पढ़ते हैं। बास्क की जो केस स्टडी है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो एक आइडिया है स्टेट का, कि हमें अपना जो राष्ट्र है वो स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाना है, यूनाइटेड स्टेट्स बनाना है, तो बहुत ज़रूरी क्या है? बहुत ज़रूरी ये है कि हम अपने सारे के सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटीज़ है, उनको हम रिकॉग्नाइज़ करें। क्योंकि अगर हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? उनकी लॉयल्टी कंट्री के प्रति हो ही नहीं पाएगी। वो वफादारी दिखाएंगे क्या उस पर्टिकुलर कंट्री में, जो कंट्री उनको दबाती है, उनको कुचलती है, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है? वो तो फिर बंदूक उठाना पड़ेगा उन लोगों को, और वो फिर दोबारा से स्टेट की डिमांड करेंगे कि हमें एक अलग राज्य दे दो, है ना? इसीलिए ज़रूरी क्या है? डेमोक्रेटिक तरीके से उनकी बात को सुना जाए, क्या डिमांड कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, माना कि आपका कल्चर अलग है, लेकिन हम भी तो स्टेट है ना, हम आपको पूरे तरीके से रिकॉग्नाइज़ करेंगे अपने स्टेट में। आप अपनी डिमांड बताइए, हम सुनेंगे आपकी डिमांड को। इस तरीके की अप्रोच, डेमोक्रेटिक अप्रोच से ही सारी की सारी कम्युनिटीज़ के जितने भी डिफरेंसेस हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं, और इस तरीके से हम अपनी कंट्री की यूनाइटेडनेस को इंश्योर कर सकते हैं। वरना क्या होगा? हर स्टेट, हर कंट्री छोटे छोटे टुकड़ों में बँट जाएगा। ठीक है, और वो चीज़ नहीं होने देनी है किसी भी हालत में। अब थोड़ा सा जो नेशनैलिटी का आइडिया है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल तो पढ़ लिए कि ठीक है, तमिल में ये नेशनैलिटी है, तमिल नेशनैलिटी है जो श्रीलंका में राइज़ हुई, बलूचिस्तान नाम की नेशनैलिटी पाकिस्तान में राइज़ हुई। तो भारत में क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्या भारत में नए नेशन की डिमांड नहीं उठी क्या? उसी चीज़ को हम समझते हैं। देखो, भारत में जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो उसके तुरंत बाद ही भारत के सामने भी ये चैलेंजेस आए कि ये तो लोग अपना अलग अलग राष्ट्र मांग रहे हैं, अलग अलग स्टेट मांग रहे हैं, ये तो ऑटोनॉमी मांग रहे हैं ये लोग, तो कैसे डील किया जाए? तो भारत ने बहुत स्किल्स के साथ और डिप्लोमेटिक तरीके के साथ में इन सभी डिमांड्स को रिकॉग्नाइज करते हुए हम लोगों ने इंश्योर ये करके रखा कि भारत यूनाइटेड रहे, भारत से कोई भी राज्य अलग ना हो। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के ज़रिए। क्या हुआ कि भारत में जब भारत आज़ाद हुआ तो जो नागा नेशनल काउंसिल है, उन्होंने अपने आप को बोला कि देखो, हम भारत से अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, हम अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते, हम अपना एक अलग स्टेट बना लेंगे। ऐसी डिमांड नागालैंड में उठने लगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि केवल ये चीज़ नागालैंड में उठी, ये समय समय पर अलग अलग तरीके से डिमांड काफ़ी सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उठी, मिज़ोरम में उठी, मणिपुर में उठी। लेकिन हमने क्या करा? हमने ऐसा नहीं है कि हमने बंदूक उठाई और सभी लोगों को मार दिया या फिर उनको दबाते चले गए, कुचलते चले गए। नहीं, ऐसा नहीं करा भारत ने। इंडियन गवर्नमेंट ने ये देखा कि क्या जो डिमांड वो कर रहे हैं, अगर वो डिमांड कर रहे हैं ऑटोनॉमी की, अगर वो डिमांड कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी लैंड को, अपने स्टेट को अपने तरीके से गवर्न करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कल्चर अलग है, क्योंकि भाई वहाँ पर ट्राइबल्स डोमिनेट करते हैं, तो ट्राइबल कल्चर अलग है, ट्राइबल स्टाइल अलग है ना? तो भारत ने, इंडियन गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हुए ये देखा कि कौन कौन सी उनकी डिमांड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मीट कर सकता है। ठीक है,
हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उनके सामने आगे बढ़े और हमने देखा कि अच्छा ठीक है, अगर आप डिमांड कर रहे हो कि आपको ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है, हम आपको ऑटोनॉमी दे देते हैं। लेकिन अगर आप ये डिमांड करोगे कि आप अपना एक डिफरेंट फ्लैग लेकर के चलो, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ये समझाने के लिए कि जो डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से मीट हो सकती थी वो हमने मानी, जो नहीं हो सकती थी वो हमने नहीं मानी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने डेमोक्रेटिक तरीके से जितनी भी डिमांड्स उठी, आज भी डिस्प्यूट्स लगातार उठते रहते हैं कि हम अलग होना चाहते हैं, हमारी कुछ डिमांड्स हैं, तो होम मिनिस्ट्री क्या करती है, डिस्कस करती है, उनके लीडर्स को बुलाया जाता है, बातचीत करी जाती है। ठीक है, इस तरीके से भारत आज भी एक राष्ट्र बना हुआ है, क्योंकि हम जितनी भी नेशनैलिटी की जो डिमांड है, जितने भी डिफरेंट स्टेटहुड की जो डिमांड है, उसको हम सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली डील करते हैं। बोडोलैंड क्या है, बोडोलैंड आसाम का ही एक रीजन है। ठीक है, आसाम में ही कुछ लोग हैं और वो डिमांड कर रहे थे कि हमें आसाम से अलग होना है, हमें अपना बोडोलैंड बनाना है। तो हमने क्या करा, हमने उनकी डिमांड को समझा, हमने बोला देखो आसाम के अंदर ही रहो, लेकिन अपनी जो रूल है, जो आपको गवर्न करेंगे जो रूल्स, वो आप खुद बना लो। हमने बोडोलैंड ट्राइबल काउंसिल बिठा दिया वहाँ पर कि आप अपने आप को गवर्न करना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन मिले, तो अगर आप सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते हो तो लो, बोडोलैंड ट्राइबल काउंसिल हम आपके लिए सेटअप कर रहे हैं, लेकिन भारत का हिस्सा ही रहना पड़ेगा आपको, आप आसाम में ही रहोगे। ठीक है, भले ही अलग तरीके से गवर्न हो। तो ये कुछ सिस्टमैटिक तरीके हैं जिसके ज़रिए हमने ये इंश्योर करके रखा कि भारत की जितनी भी माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, भारत में जितनी भी कल्चरल ग्रुप्स हैं, वो अपने आप को भारत का हिस्सा ही माने और स्टेटहुड की डिमांड को डिप्लोमेटिक तरीके से, बहुत स्किलफुल तरीके से डील किया जाए। ठीक है, काफ़ी सारे एग्जांपल्स समझ लिए हम लोगों ने। आई होप कि ये एग्जांपल्स शायद आप लोगों ने ना पढ़े हो इतनी ज़्यादा इन डेप्थ में, लेकिन मैंने चीज़ें कवर करा दी ताकि आपका एक नॉलेज एनहांसमेंट हो, आप बियॉन्ड बुक्स भी जा करके चीज़ों को समझ सको, और जब भी आपका अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दी है वो आप उसको उसको लिख करके आओ, ताकि आपको एक एडिशनल मार्क्स मिले। ठीक है, अब हम फटाफट से समझ लेते हैं कि नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन बास्क में क्या है। ठीक है, कुछ 5 मिनट की और टॉपिक है ये, उसके बाद हमारी ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो बास्क क्या है भाई, बास्क एक रीजन है। ठीक है, बास्क एक हिली और प्रोस्पेरस रीजन है। मैं समझाती चलूँगी, आप केवल समझते चलिएगा, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, बस सुनते चलना है कि अच्छा बास्क में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है और क्यों डिमांड करी जा रही है। तो बास्क क्या है, बास्क अगर आप देखोगे, इसका मैप भी आप देख सकते हो, तो बास्क एक हिली और प्रोस्पेरस रीजन है, स्पेन में, स्पेन में है। वैसे ये स्पेन और फ्रांस की बाउंड्री पर है। ठीक है, बास्क में क्या है ना कि बास्क ऑलरेडी स्पेनिश गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑटोनॉमस रीजन रिकॉग्नाइज किया जा चुका है कि स्पेन के अंदर ही ये ऑटोनॉमस रीजन है। ऑटोनॉमस रीजन का मतलब क्या है, ऑटोनॉमस रीजन का मतलब ये है कि बास्क में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनका उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जस्टिस, उनका फाइनेंस, वो बास्क के लोग ही तय करते हैं। सब कुछ बास्क के लोग ही तय करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोनॉमी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो लीडर्स हैं बास्क नेशनलिस्ट मूवमेंट के, वो इस ऑटोनॉमी से भी सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो चाहते हैं कि हम सेपरेट कंट्री बनाएं। ठीक है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑटोनॉमी एंड दे वांट दैट कि उनकी एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए। ठीक है, अब जब वो सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहे हैं सॉरी, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो क्यों बता रहे हैं कि बास्क नेशनलिस्ट या बास्क नेशनलिज्म क्या है, वो बता रहे हैं किस तरीके से कि हम एक अलग नेशन है और हमें एक अलग राष्ट्र मिलना चाहिए। पहले वो बात करते हैं कल्चर की, वो कहते हैं कि जो स्पेनिश कल्चर है और जो बास्क का कल्चर है वो काफ़ी अलग है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया उन्होंने दिया कल्चर। दूसरा उन्होंने बात करी अपने लैंग्वेज के बारे में, उन्होंने बोला कि जो हमारी भाषा है वो बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करती है स्पेनिश के साथ में, बिल्कुल भी सेम नहीं है। ठीक है, तीसरी बात उन्होंने क्या बोली, उन्होंने ये बोली कि जो बास्क है, अगर हम उसकी टेरिटरी के बारे में भी बात करेंगे ना, तो टेरिटरी काफ़ी अलग है बाकी सारी स्पेन से, क्योंकि वो हिली टेरिटरी है, बहुत अलग नज़र आती है पूरे स्पेन से, तो टेरिटरी भी अलग है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बात करी गई। तो सारी रीज़न उन्होंने दिए कि कैसे बास्क कल्चर वाइज हो, लैंग्वेज वाइज हो और टेरिटरी वाइज हो, अलग है पूरे स्पेन से। अब यहाँ पर डिमांड ये उठती है कि आखिरकार जो बास्क के जो नेशनलिस्ट है वो डिमांड क्यों कर रहे हैं कि उनको सेपरेट कंट्री चाहिए। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जब उनसे उनका ऑटोनॉमी स्टेटस तक छीन लिया गया था। ठीक है,
क्या क्या इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो जो स्पेनिश रूलर्स थे उन्होंने ट्राई किया टू अबॉलिश दिस यूनिक पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। ठीक है, स्पेनिश रूलर ने इसको ख़त्म करने की कोशिश करी थी। एक स्पेनिश डिक्टेटर भी आए थे जिसने इस पूरी की पूरी ऑटोनॉमी को ही कट डाउन कर दिया था। और और क्या किया गया था, और कुछ सर्टेन स्ट्रिक्ट मेजर्स भी लिए गए थे। बास्क में जो बास्क के लोगों की जो लैंग्वेज है, जो उनकी अपनी लैंग्वेज है, इवन उसको उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था कि इसको कोई बोलेगा नहीं, घर में भी कोई नहीं बोलेगा। ऐसे इतने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस तक उनके ऊपर लगाए जा चुके हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या हुआ है, इन्हीं सब कारणों की वजह से बास्क के नेशनलिस्ट हमेशा इस फियर में रहते हैं, हमेशा इस सस्पिशन में रहते हैं कि पता नहीं कब इस स्पेनिश गवर्नमेंट का मोटिव चेंज हो जाए और कब फिर से ये हमारी रिस्ट्रिक्शन छीन ले, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दे और हमारी ऑटोनॉमी छीन ले। ठीक है, ये सारी मैंने कंडीशंस बता दी। इसी की वजह से क्या है, बास्क के लोग चाहते हैं कि उनका एक पॉलिटिकल गेन हो, वो इसीलिए बार बार स्टेट हुड की डिमांड करते हैं, वो इसीलिए बार बार राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन को उठाते हैं कि हमें अपना राष्ट्र चाहिए ही चाहिए, अलग कंट्री चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपोनेंट्स हैं जो इस चीज़ को अपोज करते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम जानबूझ करके कुछ पॉलिटिकल गेन्स करना चाहते हो और गवर्नमेंट ने तो तुम्हें ऑलरेडी ऑटोनॉमी दिया हुआ है, तुम बस अपने ही पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये पर्टिकुलर डिमांड उठाते रहते हो। ठीक है, ये ओपोनेंट्स का कहना है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ही है जो हमें समझना है और आपको इस पर सोचना है, इन सभी क्वेश्चंस पर आपको सोचना है और समझने की कोशिश करनी है कि क्या आपको ये पूरी केस स्टडी समझ में आई, और थिंक करना है, आपको अपना पर्सपेक्टिव रखना है चीज़ों को देखकर। क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक बास्क नेशनलिस्ट आर जस्टिफाइड इन डिमांडिंग अ सेपरेट नेशन? क्या आपको लगता है कि सेपरेट नेशन की डिमांड करना बास्क के लिए सही है? हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है ना, दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं। यस क्यों हो सकता है? यस इसलिए हम कह सकते हैं कि देखो ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि बास्क कल्चरली अलग है पूरे स्पेन से, लैंग्वेज अलग है उसकी, उसकी टेरिटरी अलग है, और हमने इवन पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे कि बास्क की लैंग्वेज के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, उनकी ऑटोनॉमी तक छीन ली गई। तो हो सकता है इस बेसिस पर हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करें कि फ्यूचर में भी कभी ऐसा हो सकता है, ऐसी चांसेस आ सकती है कि बास्क का कल्चर खतरे में आ जाए। इसीलिए हम क्या चाहते हैं, इसीलिए इसको सपोर्ट करना बिल्कुल जस्टिफाइड है कि उनको अलग कंट्री दे देनी चाहिए। वहीं इसके दूसरे अपोजिट में क्या बोलेंगे कि नहीं, जस्टिफाइड नहीं है। जब हम आपको ऑटोनॉमी दे रहे हैं, जब बास्क को ऑटोनॉमी मिल चुकी है, ठीक है, उसके पास अपने खुद के रूल्स हैं, वो अपने आप अपने रूल्स को डिसाइड कर रहे हैं, लोग वहाँ के अपने आप के अकॉर्डिंगली डिटरमाइन करते हैं कि जस्टिस कैसे दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो फाइनेंस रिलेटेड प्रिंसिपल्स है वो खुद ड्रॉ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स किसको मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, सब कुछ तो आप खुद ही कर रहे हो अपना। स्पेनिश गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन तो नहीं है। तो फिर आप ऑलरेडी एक स्टेटहुड के लगभग स्टेटस पर हो क्योंकि आपको ऑटोनॉमी मिल चुकी है। तो फिर आपको ऑटोनॉमी क्यों दें हम लोग एक्स्ट्रा? क्योंकि आपको सारी की सारी जो डिमांड्स आपकी वो मीट तो कर ली गई है। और दूसरा रीज़न इसका क्या हो सकता है, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि देखो स्टेटहुड देना सोल्यूशन नहीं है किसी भी बात का। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पहले पढ़ी है ना, कि स्टेटहुड देना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आपकी राइट्स, आपकी डिमांड्स को मीट किया जाए, और वो ऑलरेडी स्पेनिश गवर्नमेंट ऑटोनॉमी दे करके आपको मीट कर ही रही है। तो फिर ये जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है कि आप एक अलग स्टेट मांगो, अलग राष्ट्र बना लो, है ना, इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि क्या बास्क एक नेशन है? नेक्स्ट है, व्हाट मोर वुड यू लाइक टू नो बिफोर यू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? बास्क एक नेशन है या नहीं? याद करो, रिकॉल करो, हमने एक टॉपिक पढ़ा है कि व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूट्स अ नेशन, नेशन बनता किससे है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, क्या क्या अजम्पशंस होते हैं किसी भी नेशन के, है ना। तो हमें और क्या जानना पड़ेगा बास्क के बारे में ताकि हम ये आंसर कर सके कि क्या वाकई में बास्क फिट बैठता है एक नेशन के क्राइटेरिया में या नहीं। तो मैं जो समझ पा रही हूँ, जितना मैं समझ पा रही हूँ, कि हम लोग बात कर सकते हैं सबसे पहले कि हमें समझना है कि बास्क की क्या कॉमन हिस्ट्री है बास्क की, अगर है तो क्या है, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं मिला इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे केस स्टडी से, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि क्या बास्क के लोगों का एक कॉमन पॉलिटिकल विजन है, क्या उनकी कुछ सर्टेन पॉलिटिकल आइडियल्स हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेशन में, रिकॉल कर सके हो अगर आप, है ना। तो क्या ये पॉलिटिकल विजन है उनका, कुछ सर्टेन पॉलिटिकल वैल्यूज़ जैसे डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, क्या इस चीज़ को वो आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे?
तो वो हमें इस पर्टिकुलर केस स्टडी में नहीं पता। तो अगर हमें वो पता चल जाए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए, तो शायद हम कह सकें कि हाँ, बास्क एक नेशन है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये भी उठता है कि क्या बास्क के अंदर भी कुछ अदर माइनॉरिटीज़ है? क्या बास्क के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो जिनकी लैंग्वेज अलग हो, जिनके कल्चर अलग हो, जिनकी एथनिसिटी अलग हो? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर जब बास्क एक अलग कंट्री बन जाएगा, तो वहाँ की माइनॉरिटीज़ फिर बोलेगी कि हमें एक अलग कंट्री बनाओ, बास्क से इंडिपेंडेंस दो। तब ये केस हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना? तो ये सारी की सारी 3 चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। पहला, कॉमन हिस्ट्री है या नहीं है उसकी। दूसरा, क्या उसके पास एक कॉमन पॉलिटिकल आइडियल है। और तीसरा, क्या बास्क के लोगों के पास या बास्क के अंदर कुछ सर्टेन अदर माइनॉरिटीज़ भी रहती है या नहीं रहती है। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं कि बास्क नेशन है या नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बाकी सारे क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल है, बहुत नॉर्मल है कि कैन यू थिंक ऑफ सम सिंपलर एग्जाम्पल्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कुछ और इसी तरीके के एग्जाम्पल्स क्या हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से समझ सकते हैं, तो वो हम लोगों को देखना है। साथ ही साथ में हमें कुछ और रीजन्स और कुछ और ग्रुप्स जो हमारी कंट्री में है जो ऐसी डिमांड करते हैं, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है ना? तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। कैसे कवर कर लिया है? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि भारत में भी अलग अलग डिमांड उठी। नागालैंड से उठी, मिज़ोरम से उठी, मणिपुर से उठी, आसाम में बोडोलैंड की डिमांड उठी, है ना? तो ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो मोटे तौर पर अगर हम कंक्लूड करें इस पर्टिकुलर वीडियो को, तो हमने क्या समझा इस पूरे टॉपिक में? हमने समझा नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, हमने क्या समझा है? हमने नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का आइडिया समझा है कि व्हाट इज़ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस पर्टिकुलर आइडिया को रिलेट करा कि यूरोप में कैसे नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा कि जो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो उसका एक एस्पेक्ट होता है, दूसरा जो होता है नेशनल लिबरेशन मूवमेंट। ठीक है, वो हम लोगों ने समझा। तो हम लोगों ने 2 चीज़ें समझी, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है और नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उस चीज़ को भी हमने कवर किया। और लास्ट में कंक्लूजन ये बताया कि भाई देखो, नेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हर बार स्टेटहुड की डिमांड हो ज़रूरी नहीं है ऐसा, है ना? हर बार स्टेटहुड की डिमांड मीट करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम जो स्टेटहुड की डिमांड है वो क्यों उठ रही है उसको समझें, उनकी जो पर्टिकुलर डिमांड्स है, जो माइनॉरिटीज़ की डिमांड्स हैं, उनको समझ करके उनको डेमोक्रेटिक तरीके से हैंडल करें, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, रादर दैन कि हम अलग अलग स्टेटहुड की डिमांड को बार बार उठाते रहें। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने समझी। इस तरीके से हम लोगों ने अपना जो पूरा का पूरा आज का जो टॉपिक है वो एक तरीके से कंक्लूड करा है। सो आई होप कि अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी पूरे टॉपिक के बारे में। इसी तरीके से हम अपना लास्ट टॉपिक भी कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली है, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक मिलते रहेंगे इसी तरीके से, और हंसते रहिए इसी तरीके से, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए, लगातार अपने जीवन में संघर्ष करते रहिए। और इसी के साथ हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स पर। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय सभी को।